पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मैं स्नाइपर राइफल के पीछे था। तरबियत याफ्ता सिपाहियों ने पेशावराना महारत से हरकत शुरू कर दी थी। अचानक एक शख्स छत पर नमूदार हुआ। उसने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। शायद मोबाइल फोन के सिग्नल की तलाश उसे छत पर ले आई थी। वो चीता दल के अफराद को देख लेता तो शोर मचाकर अपने साथियों को चौकन्ना कर सकता था। सरदार ने उसे देखते ही नारा बुलंद किया, खतरा। लेकिन इससे पहले ही मैं रेंज मास्टर के खौफनाक दहाने को उसकी जानिब मोड़ चुका था। उसकी निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। जो ही वो छत के दरमियान में पहुंचा, मेरी उंगली ने ट्रिगर को पीछे खींच लिया। उसका रुख मेरी जानिब था। तभी ताकतवर गोली ने उसे पीठ के बल नीचे गिरा दिया। चीता दल के 2 अल्फा यानी 4 आदमियों की टोलियां दाखिली दरवाजे पर पहुंच गई थी, जबकि बाकी ने मकान को बाहर से घेर लिया था। दरवाजे पर लम्हा भर ठहर कर वो मखसूस अंदाज में मकान में घुसकर निगाहों से ओझल हो गए। लेकिन इस दौरान फायरिंग की आवाज हमें सुनाई देने लगी। मेरे ख्याल में चीता दल के हालात काबू में थे। तूफान दल की जानिब रुख मोड़ते हुए मैं सरदार को मुखातिब हुआ, फासला बताओ। मेरे कहने से पहले ही उसने लेजर रेंज फाइंडर को आंखों से लगा लिया था। फासला नाप कर उसने ऊंचाई का फर्क निकाला, 1850 मीटर। हवा की रफ्तार वही है। मैंने एलिवेशन नॉब को मतलूबा मिकदार में घुमाया और डिफ्लेक्शन नॉब को छेड़े बगैर हदफ की जानिब मुतवज्जे हो गया। काफी दूर से भी फायरिंग की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। यकीनन बाकी टोलियों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तूफान दल का हदफ ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि मकान के 2 कोनों पर मजबूत मोर्चे बने हुए थे। एक मोर्चे का दरवाजा हमारी नजर से ओझल था। उसका सिर्फ गोल मोखा नजर आ रहा था, जहां से निगरानी या फायरिंग की जा सकती थी। अलबत्ता दूसरे मोर्चे का दरवाजा हमारे सामने था। मोर्चों से बाहर एक आदमी दूरबीन थामे फायरिंग की जानिब देखने की कोशिश कर रहा था और दूसरा अकब में खड़ा उससे बातें कर रहा था। वजीरिस्तान में घर उमूमन यूं बनाए जाते हैं कि मकान की दीवारें कमरों से काफी बुलंद होती हैं। कमरों की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 9-10 फुट होती है, जबकि बैरूनी दीवारें 20-20 फुट ऊंची होती हैं और सारी तामीर कच्ची मिट्टी से की जाती है। दीवारों की मोटाई इतनी ज्यादा होती है कि छोटे हथियार तो कुजा, रॉकेट लॉन्चर का गोला भी दीवार से नहीं गुजर सकता। मगर वो इमारत उसके बरक्स थी, क्योंकि छत पर खड़े दोनों अफराद मुकम्मल नजर आ रहे थे। इसका एक ही सबब हो सकता था कि इमारत में या तो 2 मंजिला कमरे बने हुए थे या फिर कमरों और इमारत की दीवारों की बुलंदी यकसां थी। गोई का दुक्का फायर होना वहाँ की रोजमर्रा है और कोई उसकी सुनगुन भी नहीं लेता। लेकिन बारिश की तरह मूसलाधार फायरिंग हर किसी को मुतवज्जे कर सकती थी। वो दोनों भी तेज फायरिंग का जायजा लेने को छत पर चढ़े थे। क़ज़ा यूं ही इंसान को वरगला कर उस मकाम तक ले जाती है जहाँ उसने रूह की अमानत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम को वापस करना होती है। पहले मैंने अक़बी शख्स पर शिस्त साधी। ट्रिगर दबाते ही वो पहलू के बल गिरा। आवाज सुनकर दूरबीन वाले ने मुड़कर देखा और बिजली की सुर्रत से औंधे मुंह गिरकर सहन की जानिब रेंगने लगा। अगर मैं ऊंचाई पर न होता तो उसकी तदबीर कारगर हो सकती थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती के लेटने के बाद भी वो मेरी नजर से ओझल नहीं हुआ था। उंगली के दबाव ने ट्रिगर को पीछे धकेला और उसके आगे बढ़ने की हरकत को फड़कने में तब्दील कर दिया। सरदार ने मुझे मुत्तला किया, मगरिबी मोर्चे में कोई मौजूद है और फायर कर रहा है। रेंज मास्टर की मैगजीन में 5 गोलियों की गुंजाइश होती है। एक मैगजीन मैं खाली कर चुका था। नई मैगजीन लगाकर मैंने मौके पर शिस्त साधी। फायरिंग की आवाज तो इर्द गिर्द होने वाली आवाज में जम हो गई थी, लेकिन मुसलसल गोलियों के चलने से कच्ची दीवार से हल्की सी गर्द उठ रही थी, जिसने सरदार के मुशाहिदे की तस्दीक कर दी। मौके से उसका हयूला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे कि बता चुका हूँ कि फायर करते हुए फायरर ने माथा बट पर टेका होता है
और राइफल की बैरल से बट तक ऐसे ही पहुंचा जा सकता है जैसे हाथ पकड़ने वाला बाकी जिस्म तक रसाई पा सकता है। राइफल की बैरल भी मेरी निगाह से ओझल थी, लेकिन उमूमन फायरर जब मोखे से फायर कर रहा हो तो उसने बैरल को दीवार पर टेका होता है, गोया मोखे का निचला किनारा इस्तेमाल में ला रहा होता है। मैंने मोखे के निचले किनारे से 4 इंच ऊपर शिस्त ली और ट्रिगर दबा दिया। उसी वक्त 2 आदमी आगे पीछे छत पर चढ़े। दोनों ने हाथों में हथियार थामे थे। वो भागकर मशरकी मोर्चे की तरफ बढ़े। सरदार ने चीख कर मुझे मुत्तला किया, लेकिन मैं उससे पहले ही आगे वाले पर निशाना साध चुका था। हमेशा हरकती हदफ पर फायर करते हुए लीड लेना पड़ती है, यानी हरकती हदफ पर बराह रास्त निशाना साधने की बजाय उसके जाने की समत मखसूस फासले पर शिस्त लेना पड़ती है, और ये लीड भी बाकायदा हिसाब किताब से ली जाती है। लेकिन उसकी जरूरत तब पेश आती है जब हदफ दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा हो। अगर हदफ सामने से हमारी तरफ आ रहा हो या पीछे जा रहा हो तो लीड की जरूरत बाकी नहीं रहती। अलबत्ता बहुत ज्यादा तेजी से हरकत करने वाले हदफ का फासला कम या ज्यादा हो सकता है, और ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब हदफ हेली या हवाई जहाज हो। कोई इंसान इतनी तेज रफ्तारी से हरकत नहीं कर सकता कि उसकी वजह से रेंज में तब्दीली करना पड़े। मेरा हदफ भी मुखालिफ समत को भाग रहा था, गोया फासला बढ़ रहा था, लेकिन लीड लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने आगे वाले के सर की बजाय कंधों के दरमियान निशाना साधा कि हरकती हदफ को निशाना बनाते वक्त एहतियात लाजमी थी। ट्रिगर दबाते ही वो औंधे मुंह नीचे गिरा था। उसका साथी ठिठक कर रुका और बदहवासी में मुड़कर वापस भागा, लेकिन 2 से ज्यादा कदम उठाने की मोहलत उसे रेंज मास्टर की गोली ने नहीं दी थी। सरदार तहसीन आमेज अंदाज में बोला, तुम्हारा फायर देख कर लगता है हमें मजीद तरबियत की जरूरत है। मैं तंजिया लहजे में बोला, लीजोना से फुर्सत मिलेगी तो तरबियत पर तवज्जो दोगे ना? वो बुरा मनाते हुए बोला, उसका नाम मरियम है। मैं इत्मीनान से बोला, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मसरफ इसका तुम्हें काम से निकालना है। वो वायरलेस सेट पर तूफान दल को छत के बारे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने राइफल का रुख पहले ठिकाने की जानिब मोड़ा जहां चीता दल के 2 अल्फा हदफ के इलाके में घुसे थे। इमारती इलाके की लड़ाई में 4 आदमियों की टोली को 1 अल्फा पुकारते हैं। हर कमरे की सफाई को 1 अल्फा मुकर्रर किया जाता है और उन्हें 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा वगैरह का नाम दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ही मेरी नजर हदफ दोम पर पड़ी, जो हदफ अव्वल और हदफ सोम के करीबन दरमियान में वाक़ था। वहां से 10-12 अफराद तेजी से तूफान दल की तरफ बढ़ते नजर आए। यकीनन साथियों ने मुखाबरे पर उन्हें छापे की इत्तला दी थी और अब वो अपने साथियों की मदद को जा रहे थे। मैंने कहा, सरदार, हदफ अव्वल की मदद को जुनूब की तरफ से कुछ अफराद रवाना है। फासला नाप कर तूफान दल को खबर करो। वो वायरलेस पर शुरू था। तूफान दल को जुनूबी जानिब से दहशतगर्दों की मुदाखलत से मुत्तला करके उसने लेजर रेंज फाइंडर उठा लिया। फासला नाप कर उसने हिसाब लगाया और बोला, 1735। हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा। हवा का रुकना मुझे भी महसूस हो गया था। मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को 0 पर घुमाया और एलिवेशन के मतलूबा क्लिक लगा दिए। दहशतगर्द हमारे मुतवाजी चल रहे थे, इसलिए लीड लेना जरूरी था। लीड लेने को हदफ की रफ्तार, हथियार से फासला और हुजम जानना जरूरी होता है, और ये फार्मूला गाड़ियों, हेलीकॉप्टर या जहाजों के लिए इस्तेमाल होता है। इंसानी हदफ की कोई मुकर्रर रफ्तार नहीं होती और उसके खिलाफ लीड लेने को स्नाइपर का अंदाजा ही हतमी होता है। मैंने सबसे पीछे वाले शख्स पर निशाना साधा। उसका बायां बाजू मेरी जानिब था। अगर वो मेरी तरफ या मेरे मुखालिफ जा रहा होता तो छाती और पीठ की वजह से मुझे ज्यादा हदफ मिलता। तिरछा होने की वजह से हदफ भी सुकड़ गया था और वो मुसलसल हरकत भी कर रहा था। लेकिन ये सूरत हाल मेरे लिए नई थी, ना अनोखी। उसके सर पर शिस्त लेकर मैंने राइफल की बैरल को उसकी हरकत की समत मखसूस लीड दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली का दरमियानी फासला तय करके वहां पहुंचना और हदफ का कदम 1.5 लेना एक साथ हुआ था। रेंज मास्टर की ताकतवर गोली ने उसे मुखालिफ समत में उछाल दिया था। उससे 2 कदम आगे दौड़ने वाले को यकीनन उसके गिरने ने मुतवज्जे किया था। एक फर्द रुक कर पीछे मुड़ा। उसकी बदकिस्मती के चौड़ा हदफ मुहैया करने के साथ वो एक लहजे को साकिन भी हुआ था। मैं पहले से राइफल कॉक करके फायर को तैयार था। जब तक उसकी समझ में साथी का गिरना आता, रेंज मास्टर की गोली ने उसे साथी के पास पहुंचा दिया था। दूसरी मैगजीन भी खाली हो गई थी। सूरत से मैगजीन उतार कर मैंने नई मैगजीन चढ़ाई जो सरदार ने तैयार हालत में मेरे करीब रख छोड़ी थी और अगले शिकार पर निशाना साध लिया। मुसलसल 3 बार ट्रिगर दबाकर मैंने मजीद 3 को जहन्नम का रास्ता दिखाया। 5वें शख्स के गिरते ही भागने वालों को खतरे का पता चला। एक शख्स ने चीख कर सबको मुत्तला किया।
उसका वावेला सुनने तमाम रुक कर उसकी जानिब मुतवज्जे हो गए। ये सुनहरी मौका था। मैगजीन की आखिरी 2 गोलियां चलाकर मैंने मौका जाया नहीं जाने दिया था। नई मैगजीन लगाने तक वो सरासीमा होकर आड़ की तलाश में बिखर गए थे। 4 अफराद खुशकिस्मत थे कि उन्हें बड़े पत्थरों की आड़ मिल गई थी। 2 आदमियों को मुनासिब आड़ नहीं मिली थी। एक जरा सी उभरी हुई जमीन के पीछे लेट गया था और दूसरा तेज रफ्तारी से 100 कदम दूर पड़ी चट्टान की तरफ भाग पड़ा। मैंने पहले भागने वाले को ताड़ा था कि चट्टान की आड़ लेकर वो महफूज हो जाता। उसकी पीठ मेरी जानिब थी। तेज रफ्तारी से भागते हुए चूंकि उसका फासला मुसलसल बढ़ रहा था, इसलिए मैंने राइफल की बैरल को जरा सा बुलंद कर दिया था। वो जिंदगी बचाने की दौड़ थी, तभी उसकी रफ्तार काफी तेज थी। लेकिन जब सांस पूरे हो जाएं, मौत का फरिश्ता मालिक अर्ज़ो समा से रूह कब्ज करने का हुक्म वसूल कर ले, तब सारी तेज तर्रारी, चुस्ती चालाकी और कोशिश धरी की धरी रह जाती है। वो भी पत्थर से चंद कदम दूर था जब रेंज मास्टर की गोली उसकी पुश्त में घुसकर छाती फाड़ती हुई गुजर गई थी। वो आंधे मुंह गिरा था। मैंने फौरन बैरल को उस आदमी की जानिब मोड़ा जिसे आड़ नहीं मिली थी। अपने भागते साथी को निशाना बनते देखकर यकीनन वो दिल ही दिल में खुद को दाद दे रहा होगा कि उसने लेटकर अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। लेकिन लेटकर उसने मेरा काम और आसान कर दिया था। उसकी गलत फहमी तो अगले लम्हे हवा हो गई थी, मगर बेचारे को पछताने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। न वो मुस्तकबिल में गलती सुधारने के काबिल रहा था। अब पत्थरों के अकब में 4 आदमी छुपे थे। अपने साथियों को निशाना बनते देखकर वो बिल्कुल ही दुबक गए थे। अलबत्ता उनके हथियारों ने आग उगलना शुरू कर दी थी। हथियारों का रुख उसी टेकरी की तरफ था जहां हम छुपे थे, मगर हम क्लैशनकोफ की रेंज से बाहर थे। वो बस हमें टख टख ही सुना सकते थे। उनकी फायरिंग भौंकने वाले कुत्ते की मिसल थी जो काटना जानता ही ना हो। सरदार ने मुझे मुत्तला किया। चीता दल और तूफान दल ने अपने अहदाफ पर कब्जा जमा लिया है। उसे चंद लम्हे पहले ही सब अच्छा की रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन मुझे यकसुई मुहैया करने को वो खामोश रहा था। मैंने कहा, तूफान दल को इन 4 अफराद के बारे में बता दो। वो तूफान दल को बाखबर करने लगा। मैं दहशतगर्दों के चौथे ठिकाने यानी हदफ चहारम का जायजा लेने लगा। वो भी निस्बतन हमवार जगह पर एक कलानुमा इमारत थी। दीवारें इतनी बुलंद थीं कि ऊंचाई से भी सहन नजर नहीं आ रहा था। इमारत के शुमाल मगरिबी और जुनूब मशरकी कोने में मोर्चे बने हुए थे। मकान की छतें मकामी रिवाज के मुताबिक दीवारों से इतनी नीची थीं कि छत पर खड़ा कोई आदमी नजर नहीं आ सकता था। लेकिन छत पर चढ़कर वो महफूज थे, तो ये नुकसान भी था कि वहां से वो इलाके का जायजा भी नहीं ले सकते थे। इस मकसद को वो मोर्चे इस्तेमाल कर सकते थे। मोर्चे के मोखे मकान की दीवार से फुट भर ऊंचे बने थे। बाकी मोर्चा दीवार से नीचे था। हर मोर्चा 2 जानिब की निगरानी को बनाया गया था, इसलिए जुनूब मशरकी मोर्चे की जुनूबी और शर्की दीवार में देखभाल और फायरिंग को मौका बना था, जबकि शुमाल मगरिबी मोर्चे की शुमाली और गरबी दीवार में मौका बना था। जुनूबी मगरिबी मोर्चे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब ये था कि मोर्चे में दाखिली रास्ता नीचे से बना था। चंद 100 मीटर पर होने वाली मूसलाधार फायरिंग सुनने के बाद बईद था कि वो जायजा लेने की कोशिश न करते। शुमाल मगरिबी मोर्चे का शुमाली मोखा तो मेरी नजर से ओझल था, लेकिन वहां दीवार से आगे बढ़ा हुआ एक शख्स का सर नजर आ रहा था। यकीनन वो सर बाहर निकालकर अच्छी तरह जायजा लेने की कोशिश में था। मेरे जैसे स्नाइपर को ऐसा मौका गंवाना गुनाह करने के मुतरादिफ था। सरदार भी दूरबीन से उधर ही मुतवज्जे था। सर देखते ही लेजर रेंज फाइंडर उठाया और फासला वगैरह नाप कर ऐलान किया, 1715, हवा साकिन। एलिवेशन ड्रम को सूरत से घुमाकर मैंने मतलूबा रेंज लगाई। अगले ही लम्हे मोर्चे से बाहर निकला हुआ सर गायब हो गया, मगर बेचारा सलामत सर वापस नहीं ले जा सकता था। रेंज मास्टर की संगदिल गोली आधा सर तो साथ ले जाती है। सरदार ने पूछा, इस ठिकाने वाले अपने साथियों की मदद को नहीं निकले? क्या उन्हें मालूम हो गया है कि ठिकाना छोड़ना उन्हें अबदी नींद सुला देगा? मैंने नफी में सर हिलाया। भूल गए? मगरिबी जानिब कमांडर अदील जान और सरदार फिरोज खान का लश्कर मौजूद है। पहले तीनों ठिकाने किसी एक कमांडर के थे और लाजिमन उनका आपस में राब्ता होगा। उस इमारत में दूसरे कमांडर के लश्करी हैं, तभी उन्हें सूरत हाल मालूम नहीं है। उम्मीद है 5वां ठिकाना जो हमारी जिम्मेदारी है लेकिन रेंज से बाहर है, वहां भी दूसरे कमांडर के लश्करी होंगे। सरदार ने तज्जिया किया। मेरा ख्याल है मगरिब की जानिब मौजूद दहशतगर्दों में सबसे शुमाल में गुलबदीन के लश्करी थे, जिन्हें हम पहले ही दिन काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। दरमियान में कमांडर अदील जान के लश्करी हैं और उनसे मजीद दाएं यानी जुनूब की समत कमांडर फिरोज खान के आदमी होंगे। फिरोज खान का पहला आदमी भी राजे का शिकार हो चुका है। उम्मीद है गुस्से में आकर वो मजीद मौके देंगे। मैं मोतरिज हुआ, गुलबदीन के आदमियों से तो हमारा टाकरा हो चुका है। ये कैसे कह सकते हो कि उनसे मुत्तसिल कमांडर अदील जान के बंदे हैं? वो तयक्कुन से बोला,
क्योंकि अपने आदमी के जख्मी होने पर गुलबदीन के आदमियों ने कमांडर अदील जान से ही मदद मांगी थी और ऐसी हालत में करीब के आदमियों को ही आवाज दी जाती है। मैंने और नुक्ता उठाया, हो सकता है उनसे मुत्तसिल तो कमांडर फिरोज के लश्करी हों, लेकिन गुलबदीन के दस्ते रास्त कलात खान के कमांडर अदील जान से अच्छे ताल्लुकात हों और तभी उससे मदद मांगी हो। उसने मुंह बनाया, ये तो मानते हो ना पहले वाले तीनों अहदाफ किसी एक कमांडर के और आखिरी दो दूसरे कमांडर के हैं। मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, खान साहब ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। वो चिड़चिड़ा होकर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन से ठिकाने किस कमांडर के हैं? हमारी नजर में तमाम यकसा तौर पर वतन दुश्मन है और वाजिबुल कत्ल है। मैंने कहा, मरहूम मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि बंदा जब एक बार प्रोफेसर बन जाए तो सारी जिंदगी प्रोफेसर ही रहता है, चाहे बाद में होशमंदी की बातें क्यों ना करने लगे। तुम भी खान हो तो खान ही रहो। अक्लमंदी की बातें करते हुए कभी कभी तुक्का लग जाता है तो तुम्हारे पठान होने पर शक होने लगता है। वो फखरिया लहजे में बोला, पठानों की बहादुरी, दलेरी और जवां मर्दी के कारनामों से तारीख के हजारों सफात रोशन है। मैंने कहकहा लगाया, कर दी ना पठानों वाली बात। ज़ेर बहस मौजू समझदारी और अक्लमंदी है और तुम दलील दे रहे हो बहादुरी और दलेरी की। सरदार ने कहा, मोर्चे के मगरबी मौके से फायर हो रहा है। आवाज से लग रहा है चाइना LMG है। स्नाइपर के लिए फायर की आवाज से हथियार की किस्म पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है। हर हथियार के फायर की आवाज मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह को देखे बगैर एक ड्राइवर अंदाजा कर सकता है कि कौन सी गाड़ी के इंजन की आवाज है। चाइना LMG की रेंज क्लैशनकोफ से ज्यादा सही, लेकिन हम उसकी कारगर रेंज से बाहर थे। अलबत्ता मोर्चे का चौड़ा मोखा उसके लिए वबाले जान जरूर था। अंदाजे से फायरर की जगह का तायुन करते हुए मैंने ट्रिगर दबाया। फौरन ही फायरिंग रुक गई थी। एक बात आप अच्छे से जान लें कि जब मैं फायर के बारे में अंदाजे की बात करता हूं तो उसका मतलब एक स्नाइपर का अंदाजा होता है जिसे तुक्का या इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। और ये अंदाजा मुझे कड़ी तरबियत और अमली जिंदगी में फायर के मुसलसल तजुर्बे से हासिल हुआ है। जिंदगी के हर शोबे के माहिर का अपने फन के बारे में अंदाजा लगाना उसके तजुर्बात का निचोड़ और महारत का हासिल होता है। इसे आम आदमी के अंदाजे के ममासिल करना अहले फन के साथ निरी ज्यादती ही कहलाई जा सकती है। सरदार तूफान दल की रहनुमाई कर रहा था, जिनकी आधी टोली तो अपने हदफ के इलाके में मसरूफ थी और बकिया अफराद छुपे हुए 4 दहशतगर्दों की सरकूबी को आ रहे थे। एक स्नाइपर इतनी आसानी से अपने हदफ का पीछा नहीं छोड़ता, मगर उनकी खुशकिस्मती कि मुझे बहुत से अहदाफ का सामना था और मुसलसल एक हदफ की ताक में बैठना मुमकिन नहीं था। 2 आदमी एक ही मोर्चे में बलिदान दे चुके थे, शायद मजीद मौका मुझे न देते। मैंने चीता दल के हदफ का सरसरी सा जायजा लिया। वहाँ हालात काबू में नजर आए। हदफ की सफाई करके उन्होंने हदफ चहारम की तरफ ही बढ़ना था। सरदार, चीता दल को तेजी का कहो। उसे कहकर मैं उन 4 की गलती ढूंढने लगा जो अब तक पत्थरों के अकब में छुपे थे। तूफान दल जत्थे के 6 अफराद आधे चांद की शक्ल में मोहतात अंदाज में चलते हुए उस जानिब बढ़ रहे थे। उनके और दुश्मन के दरमियान उठी हुई जमीन थी, जिसकी वजह से दोनों टोलियां एक दूसरे की नजर से ओझल थीं। चारों दहशतगर्द इस लिहाज से नुकसान में थे कि तूफान दल की आमद से बेखबर थे और उनके सर पर स्नाइपर भी मुसल्लत थे, जबकि पाक आर्मी के जवानों को मालूम था कि उनका सामना दहशतगर्दों से होने वाला है। चीता दल हदफ चहारम की सरकूबी को रवाना हो गया था। उन्हें एहतियात से आगे बढ़ने का कहकर सरदार ने एक मखसूस चट्टान की निशानदही की, जहां रुककर उन्हें हमारी अगली हिदायत का इंतजार करना था। और फिर तूफान दल की टोली को हिदायत देने लगा। उभरी हुई जमीन के करीब पहुंचते ही तूफान दल के जवान रेंगते हुए बुलंदी पर पहुंचे। अब दुश्मन उनसे 100-150 कदम के फासले पर था। अपने अपने हदफ का चुनाव करके उन्होंने एक साथ फायर खोला, लेकिन नाहमवार जमीन की वजह से उनके फायर से सिर्फ 2 दहशतगर्द ही निशाना बने थे। बकिया 2 जल्दी से पत्थरों के जुनूबी जानिब खिसक गए। नामालूम उन्हें मैं भूल गया था या सर पर अचानक पड़ने वाली उफ्ताद से हवास बाख्ता हो गए थे। मजीद 2 गोलियां खर्च करके मैंने उन्हें तमाम फिक्रों और अंदेशों से छुटकारा दिला दिया था। SS फॉर तूफान दल, हदफ तबाह, आउट। सरदार उन्हें दहशतगर्दों की हलाकत से मुत्तला करके चीता दल को पुकारने लगा, जो मतलूबा चट्टान के पास पहुंचने वाले थे। SS फॉर चीता दल, इमारत के दरवाजे पर LMG मुकर्रर करो। दहशतगर्द वहां से बाहर आकर तुम्हारे खिलाफ कारगर फायर कर सकते हैं, ओवर। चीता दल ने समझने का इंदिया दिया, रॉजर। सरदार ने अगली हिदायत दी, मोर्चों में दाखिले का रास्ता हमारी नजर से ओझल है, इसलिए जुनूबी मोर्चे से मोहतात रहो, ओवर। लगा बंधा जवाब आया, रॉजर। सरदार ने कहा, इमारत के सामने वाले नाले की आड़ लेकर एक LMG ग्रुप को इमारत के जुनूब में भेजो, जो आड़ में रहकर जुनूबी मोर्चे के मोखों पर नजर रख सके, ओवर।
सरदार किसी कोहना मश्क कमानदार की तरह छापे की तरतीब बता रहा था। चीता दल ने जवाब में देर नहीं की थी। रॉजर, सरदार ने कहा, शुमाल मगरिबी मोर्चा हमारे काबू में है। 1 अल्फा मोहतात अंदाज में शुमाली दीवार के करीब पहुंचो, ओवर। चीता दल का रॉजर सुनकर उसकी बात जारी रही। एक दस्ती बम शुमाली या मगरिबी मोखे से अंदर फेंको और चंद दस्ती बम इमारत के सहन में उछाल दो ताकि दुश्मन कमरों में घुसने पर मजबूर हो जाए, ओवर। चीता दल ने रॉजर का वजीफा दोहराया। सरदार ने कहा, 1 अल्फा मोहतात अंदाज में इमारत के दाखिली दरवाजे पर जाकर जुनूब मशरकी मोर्चे के मोखे से दस्ती बम अंदर फेंकने की कोशिश करें और शुमाली दीवार के साथ मौजूद अल्फा गरबी जानिब से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो, आउट। सरदार के हिदायत देने के दौरान मेरी नजरें मगरिबी मोखे पर गड़ी रहीं। इतनी दूर से कोई हरकत या हयूला नजर आना मुमकिन नहीं था। अगर रात का वक्त होता है और मोर्चे में रोशनी होती तो तब ये उम्मीद की जा सकती थी। अपनी सिपाह की हिफाजत को 1-2 गोलियां जाया करना मेरी मजबूरी बन गई थी। जो ही 1 अल्फा मोहतात अंदाज में शुमाली दीवार की तरफ बढ़ी, मैंने गरबी मोखे से एक गोली मोर्चे के अंदर दाग दी। अगर मोर्चे में कोई मौजूद होता और गोली से बच भी जाता, तब भी रेंज मास्टर की तबाहकुन गोली दीवार से टकराकर उसे इतना दहशतजदा कर देती कि वो नीचे बैठने पर मजबूर हो जाता। मैंने एक गोली पर इक्तिफा नहीं किया था। 2-3 लम्हे ठहर कर एक और गोली दाग दी। सरदार बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तसव्वुर साहब को चुगली कर सकता हूँ कि राजे ने यके बाद दीगरे रेंज मास्टर की 2 गोलियां जाया की हैं। मैंने कहा, वो वजह नहीं पूछेंगे? सरदार बोला, चुगली फर्द की गैर हाजिरी में की जाती है तो वजाहत मुझे ही करना पड़ेगी ना, और चुगलखोर की वजाहत से अल्लाह पाक अमान दे। मेरा कहकहा निकल गया। वो बोला, फिलहाल हंस लो राजे साहब, जब तसव्वुर साहब का बेइज्जती भरा आवाज सुनोगे तो लग पता जाएगा। मैंने फलसफियाना लहजे में कहा, कभी कभी हदफ को न छूने वाली गोली वो काम कर जाती है जो हदफ से टकराने वाली गोली की किस्मत में नहीं लिखा होता। वो बोला, जब तक तुम इन फलसफों की वजाहत करोगे मैं यूनिट में तुम्हारी बेइज्जती की तशहीर कर चुका हूँगा। मतलब मैं तसव्वुर साहब की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके तमाम अहबाब को तसल्ली से सुनवाऊंगा। उसने कहकहा लगाया, और जानते हो ना तसव्वुर साहब ने क्या कहना है, या मैं बता दूं? लम्हा भर तौक़ुफ़ के बाद उसने तसव्वुर साहब के अंदाज में फिक्रमंदी जाहिर की। नाक कटवा दी है बेशरम ने। मैं ज़ेर तरबियत जवानों को उसकी मिसालें देता हूँ और ये बेगैरत 2 बीवियों की नाज़बरदारियों में तरबियत से तवज्जो हटाकर निकम्मा हो गया है। रेंज मास्टर की 2 गोलियां कमीने ने अमली जिंदगी में जाया कर दी। इससे बेहतर था तीसरी गोली अपने सर में मारकर गैरत की मौत मर जाता। मेरी मिसालें देने वाली बात सरदार ने बरहक कही थी। मुझे खुद भी तसव्वुर साहब की ज़बानी ये सुनने का इत्तेफाक हुआ था जब ज़ेर तरबियत स्नाइपर्स के सामने उन्होंने कहा था कि गोली चलाते हुए हमेशा बरखुरदार ज़ीशान की तरह सोच समझ कर ट्रिगर दबाया करो। तसव्वुर साहब की बात को मनचाहा मतलब देकर सरदार ने अहबाब की महफिल में बैठकर ये मुँह शगाफी की थी कि हम राजे की तरह कैसे सोच सकते हैं। वो तीसरी का सोच रहा है और हम बमुश्किल पहली को भुगता रहे हैं। गप्पे हाँकते हुए भी हमारी नजरें हदफ पर गड़ी थी। चीता दल टोली से 2 अफराद उन्होंने इमारत के दाखिली दरवाजे से 50-60 कदम दूर एक बड़े पत्थर की आड़ में बिठा दिए थे। उनके पास LMG मौजूद थी। 2 अफराद LMG के हमरा नाले में उतरकर खड़े किनारों की आड़ लेकर जुनूबी जानिब पहुंच गए थे। शुमाली दीवार के साथ 1 अल्फा पहुंचकर दीवार से पीठ लगाकर खड़ा था, जबकि 2 अल्फा पत्थर की चट्टान के पीछे तैयार हालत में अपनी बारी का मुंतजिर था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।